नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। अभी रिसेंटली जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 6th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई। उसके अंदर जो है हिंद महासागर का एरिया या कहते हैं इंडियन ओशन का जो ये रीजन है वो चर्चा में रहा। तो हम लोग उसी के बारे में आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, कि ये क्यों चर्चा में रहा। इसके अलावा ये जो संस्था है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका क्या रोल है या हिंद महासागर की सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसके आसपास की जो सारी भू राजनीति है उसके बारे में बात करेंगे, जियो पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर आपके इस वीडियो की जो रूपरेखा रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। पहले हम देखेंगे ये खबरों में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो है 6th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो है यहाँ पे मीटिंग हुई, उसकी वजह से ये चर्चा में रहा और इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि ये संस्था कब बनी, इसके कौन कौन मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। फिर हम देखेंगे कि चाइना फैक्टर, अगर हम हिंद महासागर रीजन की बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन रीजन की बात करें, तो चाइना फैक्टर कैसे प्ले कर रहा है, कितने टाइम से प्ले कर रहा है, इसका क्या कितना डीपली रूटेड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो घरेलू राजनीति होती है, जो ये इसके मेंबर्स हैं, इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनके यहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उनकी घरेलू राजनीति जो है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है रीजनल सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो आज का ये आर्टिकल जो है वो ऑथर्स ने लिखा हुआ है हर्षवीप पंत और आदित्य गोदारा शिवमूर्ति, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, उन्होंने इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है, जिसे हम आगे CSC कहेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को रिव्यू किया गया। जो पिछले साल के कुछ डेवलपमेंट्स हैं उन पे बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद एक रोड मैप बनाया गया है 2024 के लिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA मीटिंग में हिस्सा लिया या NSA बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पिछले वर्ष CSC द्वारा किए गए विकास और प्रगति की समीक्षा की गई, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल उन्होंने क्या काम किया उसकी समीक्षा की और उसके साथ उन्होंने 2024 के लिए उन्होंने एक रोड मैप प्लान बनाया है कि हमारे हिंद महासागर में हम लोग स्थिरता कैसे ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ की जो बाकी जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। बैठक में सदस्य राज्य मॉरिशस, श्रीलंका उपस्थित थे, ठीक है। और इसमें से एक राज्य जो है मालदीव, वो इसमें अनुपस्थित था। उसके रीजंस भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक राज्य या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है, वो भी मौजूद थे, बांग्लादेश और सेशल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आखिर है क्या। तो ये जो कॉन्क्लेव है एक्चुअली सबसे पहले जो है 3 देशों की एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती है, तो ट्राइलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज थी और उसी के तहत जो है इसका ये आप कह सकते हैं कि इसकी नींव रखी गई इस नए समूह की। तो ये समूह में भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये 3 देश शामिल थे, ठीक है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ये नींव रखी गई 2011 में, लेकिन 2014 के बाद से ना इसमें एक ठहराव आ गया, स्टैग्नेंसी आ गई, क्योंकि भारत के और मालदीव के जो संबंध थे वो कुछ अच्छे नहीं रहे कुछ वक्त के लिए। उसकी वजह से ये जो समूह है ये इसमें ठहराव आ गया, इसमें ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन 2020 के बाद से इसमें फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, इसको वापस से जो है एक्टिव करने की कोशिश की गई। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भू राजनीति है वो फिर से बदली। आप देखेंगे कि 2017-18 के बाद से जो है मालदीव में जो सरकार आई वो भारत के पक्ष में थी और उसके बाद जो है मोस्टली हमारे बायलैटरल रिलेशंस थे वो काफी अच्छे हो गए थे। फिर चाइना का इन्फ्लुएंस था इस रीजन में, तो उसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया कोशिश करते रहता है, तो उसकी वजह से इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अभी मालदीव फिर से बैठक में नहीं आया। उसका रीजन ये है कि अभी वहां पे सरकार चेंज हुई है। अब सरकार चेंज हुई है तो उनके ये देखा जा रहा है कि उनका इंक्लिनेशन चाइना को की तरफ थोड़ा ज्यादा है और उनका जो कैंपेन था, इलेक्शन कैंपेन था, वो यही था कि भारत को यहाँ से बाहर किया जाए, ठीक है। भारत की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव में उसको वहां से हटाया जाए। इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मालदीव वहां पे नहीं आया, लेकिन 2020 के बाद हमने इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, इसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की और कोशिश की है इसका विस्तार किया जाए।
ठीक है, पहले जो मैंने बताया कि सिर्फ 3 देश थे, ये मेंबर्स थे, और कोशिश की गई कि इसका विस्तार किया जाए। इसका जो लक्ष्य है वो है सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर हिंद महासागर। आप कह सकते हैं हिंद महासागर के, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को लेकर के फ्री एंड सिक्योर इंडियन ओशन के बारे में बात करता है, जहां पे आप फ्रीली नेविगेट कर सकते हैं इस एरिया में, और सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे आइलैंड नेशंस होते हैं जो छोटे छोटे द्वीप है, वो अपनी सुरक्षा वगैरह की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो इसलिए भारत इस रीजन में हमेशा से एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश में रहा है। भारत का काफी इन्फ्लुएंस भी है इस रीजन में। ठीक है, भारत इसे क्षेत्र में अपने नेतृत्व और सुरक्षा वास्तुकला, सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के अवसर में इसको देखता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी ग्रुपिंग है जहां पे भारत भी मौजूद है, भारत इसका एक मेंबर है, और इस एरिया में हमारा काफी इन्फ्लुएंस भी है। तो ये हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो सकती है इस एरिया में लीडरशिप और आप कह सकते हैं अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसके मेंबर्स देख लेते हैं आप कि रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग इनिशियली फॉर्म्ड इन 2011, जो कि 2011 में पहले बनी थी, और फिर इनिशियली इसके अंदर 3 मेंबर थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, और उसके अंदर फिर इसमें बढ़ करके मॉरिशियस को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। तो आज की डेट में इसमें 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशियस। ठीक है, इसके अलावा 2 जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, वो है आपके बांग्लादेश और सेशल्स। ओके, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जो कि बांग्लादेश और सेशल्स। ठीक है, तो ये है इसकी मेंबरशिप। जब हम बात करते हैं चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति कैसे बदल रही है इस एरिया में, ठीक है, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि हिंद महासागर एक विकसित और बहुध्रुवी मल्टीनेशनल मल्टी पोलर वर्ल्ड जो है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ध्रुव है। कोई एक ऐसा देश नहीं है जो सुपर पावर है, जबकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि पहले आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर के बाद यूएसए एक ऐसा देश था जो सुपर पावर बन के सामने आया, और इसके आसपास कोई और देश नहीं था। ठीक है, तो एक तो है यूएसए, उसके बाद देखेंगे कि आप धीरे धीरे चाइना का भी राइज हुआ है। ठीक है, फिर हम जब इकोनॉमिकली देखें तो भारत का भी राइज हुआ है। भारत के साथ फिर ब्राजील जैसे अर्थव्यवस्था जो है काफी उभर के सामने आई है। उसके अलावा फिर रशिया है। तो ये सारी कंट्रीज जो है आप कह सकते हैं, इनकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये आज का जो दौर है वो बहुध्रुवीय दौर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पोल है पावर के, और उसकी वजह से हिंद महासागर भी उस पोल में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है, और बहुत आप कह सकते हैं कि ये एरिया जो है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे बाहरी शक्तियां जो है, बाहर के जो दूसरे नेशंस हैं, वो यहाँ आके अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं। जैसे अगर हम लोग हिंद महासागर की बात करें तो चाइना का यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन चाइना यहाँ आना चाहता है। यूएसए भी यहाँ पे कोई डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, लेकिन यूएसए भी यहाँ आना चाहता है, फ्रांस भी यहाँ आना चाहता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर की जो जियोपॉलिटिकली या भू राजनीति की तो स्थिति देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा रखी लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है। ऐसे 2 देश जो है यहाँ आकर के रुकना चाहते हैं। ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, और जैसे जैसे इंडो पैसिफिक का महत्व बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रतिस्पर्धा और बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें भारत के लिए जो है, अगर आप देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने लीडरशिप वगैरह को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे आइलैंड नेशन ऐसे होते हैं जो कैपेसिटी लैक करते हैं, इनके पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मिलिट्रीली भी देखें अगर तो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से आप कहेंगे कि भारत को यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि अपना एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ा सकता है। ठीक है, और भारत यहाँ पे वैसे भी अगर कहें फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है। फर्स्ट रेस्पॉन्डर मतलब कि पहली प्रतिक्रिया करने वाला देश। जैसा कि अभी कुछ वक्त पहले गुजरात कोस्ट पे, या फिर आप कहें कि जो गल्फ ऑफ अकाबा है वहां पे किसी मालवाहक जहाज के ऊपर हमला कर दिया गया था, तो भारत ने वहां पे सबसे पहले प्रतिक्रिया की थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत काम करते रहा है। और सिक्योरिटी के अलावा भी अगर देखें, जब बात आती है कोविड-19 वगैरह की, या फिर कोई भी ऐसा जो आप कैलेमिटी वगैरह आ जाती है, तो भारत ने हमेशा सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये इंडियन ओशन रीजन है। सेशल्स जो है एक ऑब्जर्वर स्टेट है। बांग्लादेश यहाँ पे जो है वो भी एक ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके अलावा जैसे हम बात करें मालदीव, श्रीलंका, भारत। ठीक है, भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशियस जो है वो इनके मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये आपका पूरा जो है इंडियन ओशन रीजन है। ठीक है, चलिए
फिर चाइना फैक्टर की बात कर लेते हैं। इस एरिया में चाइना का रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, चाइना कैसे रोल बढ़ा रहा है? चाइना अपना रोल बढ़ा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से। जो आपने सुना होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर BRI परियोजना जो है, उसकी वजह से ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। बहुत सारे देशों को लोन दिए गए। ठीक है, आप देखेंगे कि जिबूती जैसे एरिया में चाइना ने अपने बेस बना लिए हैं। जिबूती में काफी कंट्रीज के बेस है, लेकिन चाइना ने भी यहाँ पे भी एक बेस बनाया हुआ है। उसके अलावा जब हम बात कर रहे थे तो हम्बनटोटा पोर्ट है, तो हम्बनटोटा पोर्ट पे भी चाइना ने उसको जो है श्रीलंका से उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि श्रीलंका को पहले बहुत सारा ऋण दिया और वो ऋण ना चुकाने पे 99 ईयर्स की 99 साल की लीज पे उसको ले लिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, फिर आपका जो जिबूती में एक बेस बनाया हुआ है। इसके अलावा भी और सारे बेस है इसके अंदर। चाइना की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसे जनरली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंदी में इसको मोतियों की माला कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए हिंद महासागर में चाइना की ये पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, और उसका उदाहरण आप देख सकते हैं ये जिबूती और हम्बनटोटा जैसी जगहों पे। ठीक है, और नौसेना की अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है इस एरिया में। इसके अलावा जो है हिंद महासागर के जो राज्य हैं, बाकी जो देश हैं यहाँ पे, उनके साथ अपने जो है रिश्ते काफी मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चाइना जो है इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अब भारत क्या करेगा कि भारत उसको नियंत्रित करेगा। और चाइना ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना को दिख रहा है कि इस एरिया में भारत का इन्फ्लुएंस है, तो चाइना उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चाइना का फैक्टर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फोकस ऑफ CSC, जो हम जिस कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम देखें तो फोकस क्या है इसका? समुद्री सुरक्षा और संरक्षण। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, तो समुद्री सुरक्षा, संरक्षण। इसके अलावा आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना इस एरिया में, इंडियन ओशन रीजन में जो भी आतंकवादी एक्टिविटीज है या फिर कट्टरपंथी कंजर्वेटिव या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है, उनका सामना करना। ठीक है, तस्करी और अंतर्राज्यीय अपराध, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्मगलिंग होती है, पायरेसी वगैरह होती है, उन सबको काउंटर करना, ये भी एक इनका फोकस है। फिर साइबर सुरक्षा, जो साइबर थ्रेट रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी ये लोग बात कर रहे हैं। फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत। ठीक है, जो भी आपके नेशनल डिजास्टर वगैरह होते हैं, वहां पे जो है आपदा राहत वगैरह के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह करने के लिए इस ग्रुपिंग की मतलब ये ग्रुपिंग जो है उसके ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इस एरिया में, क्योंकि मोस्टली सारे आइलैंड नेशंस हैं यहाँ पे, तो ये ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह का रिस्क जो होता है इन आइलैंड नेशंस को रहता है। इसके अलावा जब हम बाकी चीजों की बात करते हैं, आतंकवाद वगैरह का, तो इनकी सिक्योरिटी जो है ये इतने केपेबल नहीं है अपने आप में, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग साथ मिलकर के इस एरिया की सिक्योरिटी बनाए रखें। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मालदीव इस बार की मीटिंग अटेंड नहीं किया, क्योंकि वहां पे हमने अभी रिसेंटली वहां पे इलेक्शंस हुए हैं, और उन इलेक्शंस के अंदर जो है वहां के राष्ट्रपति जो मोहम्मद मुइज़ू जो राष्ट्रपति बने हैं उनके, वो उनकी एक टेंडेंसी है कि वो चाइना की तरफ इंक्लाइड है। ठीक है, ये उनके जो पुराना रिजीम रहा है, पहले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उनके अंडर में जब ये होम मिनिस्टर रहे हैं किसी टाइम पे, तो इन्होंने ऐसा जो इनकी एक्टिविटीज थी वो इस तरीके का संकेत देती है कि चाइना को लेकर के ये काफी इंक्लाइंड है, चाइना की तरफ इनका झुकाव है। ठीक है, और फिर जब इनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो उस इलेक्शन कैंपेन में भी इनकी पॉलिसी रही है कि इंडिया को मालदीव से बाहर करना है, इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको मालदीव से बाहर करना है। तो ऐसे में दो रीजन, ऐसे संभावित रीजन है जिनकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि इस हाल वाली जो बैठक में मालदीव अनुपस्थित रहा है, तो चीन के साथ घनिष्ठ संबंध को प्राथमिकता देना, दूसरा राष्ट्रवादी अभियान की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। राष्ट्रवादी अभियान कौन सा था इनका? वो था इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है, जिसने रक्षा सहयोग पर मालदीव को भारत से दूर करने का वादा किया था। ठीक है, यहाँ डिफेंस कोऑपरेशन से उन्होंने कहा कि हम भारत को जो है यहाँ से हटा देंगे, भारत की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उनको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये दो रीजंस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा भी जब हम बात करें तो ये जो एरिया है सारा, यहाँ पे मोस्टली डेमोक्रेसीज है, छोटी छोटी डेमोक्रेसीज है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलती रहती है, और ये रीजंस हमेशा रहेंगे। ठीक है,
लेकिन इन डिस्पाइट ये सारी चुनौतियों के बाद भी अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो ये देखेंगे कि सारी चुनौतियों के बाद सीएससी ने आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा और समुद्री कानून जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है। मतलब कि कहीं ना कहीं इन्होंने प्रोग्रेस तो की है। ठीक है, प्रासंगिक विषयों पर संयुक्त कार्य समूह यानी कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। कॉन्फ्रेंसेज ऑन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन जो है ये बनाई गई है। तो इनको देख करके ये लग रहा है कि ये प्रतिबद्ध है, जो इनके फोकस है, जो इनके फोकस एरिया है, जो इनके गोल्स हैं, उनको लेकर के ये डिटरमाइंड है। ठीक है, तो इसके अलावा नई दिल्ली के लिए सीएससी अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जब हम देखते हैं कि हमारे इस एरिया में हमको क्षेत्रीय नियंत्रण करना है या फिर इस एरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है, तो ये जो है सीएससी एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, ये हमारी कह सकते हैं हमारे पड़ोसी देश ही हैं। ठीक है, और ये इंडियन ओशन के, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बातचीत कर सकते हैं बैठ करके, और इस जो समिट है या ये समूह है जो इसका जो है उपयोग किया जा सकता है हिंद महासागर की सिक्योरिटी और नेविगेशन, फ्री नेविगेशन वगैरह को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसलिए आज की जो चर्चा थी वो मोस्टली हमारी सीएससी कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थी, और हमने मोस्टली ये आर्टिकल पूरा कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।